एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर स्टॉक्स आपको रेड में दिखेंगे, यानी ज़्यादातर स्टॉक्स आपके नीचे गिरे हुए हैं। मार्केट में कंटिन्यूस करेक्शन आ रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बहुत तरह के रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इनका क्या इम्पैक्ट रहा है मार्केट में। और जो एफआईआईज और डीआईआईज आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, आखिर वो क्या है और वो पैसा क्यों लगा रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर हम 28 मार्च 2025 तक के डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने कुल 1,13,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में बेच दिए हैं। और वहीं पे अगर हम डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन लोगों ने मिलकर 73,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में। ये नेट बाय फिगर बता रहा हूँ और एफआईआईज का मैं नेट सेल फिगर बता रहा हूँ आपको। तो सिर्फ मार्च के महीने में ही इतना ज़्यादा सेलिंग एफआईआईज ने आखिर क्यों करी है, रीज़न आपको पता ही है। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या एफआईआई सेलिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमें मार्केट में एंटर कर जाना चाहिए और किस तरह से एंटर करना चाहिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर मार्केट अभी कहाँ पे है। तो 28 मार्च 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी निफ्टी जो है वो 22,819 पे है, सेंसेक्स 73,583 पे है। एफआईआई का आउटफ्लो लगभग 1.13 लाख करोड़ का हो चुका है सिर्फ मार्च के महीने में ही। और डीआईआईज का नेट बाय अगर हम देखें तो वो 73,000 करोड़ के ऊपर का है। अगर हम स्टॉक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 400 से ज़्यादा स्टॉक्स इंडियन मार्केट में अब तक मोर दैन 10% करेक्ट हो चुके हैं। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो वो 94.81 तक चला गया है और ये और ऊपर चला जाएगा अगर इसी तरीके से वॉर कंटिन्यू रहा और चीज़ें अगर अच्छी नहीं हुई तो। ये पांचवा ऐसा वीक है जहां पे हमें वीकली लॉस देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर हम क्रूड ऑयल के रेट की बात करें तो ये 112 से लेके 130 तक का रेंज कर रहा है और ये जो फिगर है ये हाईएस्ट है जुलाई 2022 से, यानी जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे भी क्रूड ऑयल ऊपर गया था और अब ईरान वॉर के टाइम पे भी हमें क्रूड ऑयल ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आपको पता है क्रूड ऑयल जो है इंडिया में इंपोर्ट होता है, इंडिया नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इंडिया को सीधे इसका इम्पैक्ट आता है। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है और तब से लेके अभी तक का ऑलमोस्ट एक महीने के ऊपर का टाइम हो गया है और हमें बहुत सारे ऐसे दिन देखने को मिले हैं जिसमें कि इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आए हैं। मार्केट कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है, 1%, 2%, 3% तक निफ्टी एक एक दिन में गिरी है और इसको गिराने में सबसे बड़ा हाथ है एफआईआईज का। तो अगर हम एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई, इनका अगर हम सेलिंग ट्रेंड देखें पिछले कुछ सालों से तो वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 2022 में 1,43,000 करोड़ की इन्होंने नेट सेलिंग करी थी। 2023 में ये नेट बायर थे, 1,71,000 की इन्होंने बाइंग करी। फिर 2024 में भी ये नेट बायर थे, 77,000 करोड़ की नेट बाइंग करी थी। अब 2025 में 1,16,000 करोड़ की नेट सेलिंग कर दी इन्होंने। और अगर हम 2026 में देखेंगे इन्होंने 1,13,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है 2025 से लेकर अभी तक का एफआईआईज और एफपीआईज कंटिन्यूसली इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम एफआईआई होल्डिंग की बात करें, यानी टोटल मार्केट कैप का कितना पोर्शन एफआईआईज के कंट्रोल में है, तो वो पहले 23.1% होता था इंडियन मार्केट का। अगर 2026 की बात करें मार्च में तो वो 16.71% रह गया है। तो मार्केट आपको पता है 2020 से 2026 में कितनी बढ़ी है और जो परसेंटेज है एफआईआई होल्डिंग का वो घट गया है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम एफआईआई को सेलिंग करते हुए ही देख रहे हैं। अब एफआईआई तो बेच रहे हैं बट मार्केट उतना तेज नहीं गिर रहा है जितना अगर कोई परचेजिंग ना कर रहा होता तो गिर जाता। तो डीआईआई यहाँ पे एक शील्ड बन के आ गए हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। एफआईआई अपना पैसा बेचते हैं, डीआईआईज उसका कुछ पोर्शन खरीदते चले जाते हैं। तो अगर हम डीआईआईज का देखें तो वहाँ पे 2020 में वो नेट सेलर थे, उसके बाद से 2021 से लेके अभी तक का वो नेट बायर रहे हैं। 2021 में 30,000 करोड़ के नेट बाइंग, 2022 में 2,80,000 करोड़ की नेट बाइंग, 2023 में 2,10,000 करोड़ की नेट बाइंग, 2024 में 5,23,000 करोड़ की नेट बाइंग और 2025 में 6,20,000 करोड़ की नेट बाइंग।
और अगर हम 2026 की बात करें तो अभी तक का 73,000 करोड़ की नेट बाइंग कर चुका है यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो जितना इम्पैक्ट एक सेलिंग की वजह से आ सकता था, डीआईआईज उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप ये मान के चलिए जितना एफआईआई बेच रहे हैं ऑलमोस्ट 65% इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि डीआईआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। ये भी समझ लेते हैं कि आखिर एफआईआई और डीआईआई हैं क्या। एफआईआई जैसे आपको फुल फॉर्म से समझ आ रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वो इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पैसा लगाना है, वो इंडिया में पैसा भेजते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पेंशन फंड्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो इंडिया में लगाती हैं, ये सारे के सारे आपके एफआईआईज में आते हैं। तो एफआईआईज अपना पैसा बेच रहे हैं। अब डीआईआईज में क्या आते हैं, जो कि डोमेस्टिक पेंशन फंड्स है, ईपीएफओ हो गया, आपका एलआईसी हो गया, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। अब आइए कुछ डेटा पॉइंट्स को और समझते हैं। अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो एसआईपी इनफ्लो 31,000 करोड़ का था। फरवरी 2026 में ये एसआईपी इनफ्लो कम हो गया, 29,845 करोड़ का हो गया। जो वाई तो इंक्रीज हुआ है, बट थोड़ा सा जनवरी से रिड्यूस हुआ है। अगर हम 2025 के पूरे साल की बात करें तो वहाँ पे 3 लाख करोड़ की एसआईपी थी सिर्फ, जो कि रिकॉर्ड हाई पे थी। और एसआईपी एक ऐसा टूल है जो कि अगर कंसिस्टेंटली आपका चलता चला जा रहा है तो आपके लिए एक बेनिफिशियल टूल होता है। और इस तरह के सिनेरियो में अगर आप अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स बन के मिल जाते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अब ये समझते हैं कि एफआईआई सेलिंग तो कर रहा है। अब एफआईआई को जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो दोबारा से इन्वेस्ट भी कर देता है। तो एक साल एफआईआई ने बेचा, अगले साल एफआईआई खरीदना शुरू कर देता है। तो क्या जब एफआईआई सेल कर रहा होता है, जब मार्केट गिर रही होती है एफआईआई सेलिंग की वजह से, उस टाइम पे क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि एक एफआईआई सेलिंग से जो मार्केट गिरी उसकी रिकवरी कितने टाइम पे हो रही है ये देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, जिसमें कि 41,000 करोड़ का टोटल सेलिंग करी थी एफआईआई ने, 18 महीने में रिकवरी हो गई। इसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे एफआईआई ने नेट सेलिंग करी है, बट इन इवेंट्स के बाद रिकवरी हुई है। किसी में 4 महीने में हुई, 3 महीने में हुई, 5 महीने में हुई, 12 महीने में हुई है। तो वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे रिकवरी हो जाती है। उसमें कुछ महीने लग सकते हैं, मे बी कुछ ये साल भी लग जाएं, लेकिन वो रिकवरी होती है। और जो इन्वेस्टर्स उस रिकवरी में पैसा बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बना देते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपने एफआईआई सेलिंग के टाइम पे अगर पैसा मार्केट में डाला तो आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं टाइम कर पाएंगे, लेकिन आप उसके आसपास ही रहेंगे। और जब मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो जो वो बुल मार्केट हमें देखने को मिलता है, उस रैली का हम अगर पार्ट होते हैं तो हम बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। अब जो करंट सिनेरियो में ईरान का वॉर चल रहा है उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो सकता है और बहुत ज़्यादा लेवल पे जा सकता है ये एनर्जी क्राइसिस। तो इसकी वजह से ये कितने दिन चलेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर इस टाइम पे हम स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करते चले जाएं तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन के मिल सकता है। हमारा कोई भी गोल हो, हम बच्चों के एजुकेशन के लिए देख रहे हों, हम घर खरीदने के लिए देख रहे हों या रिटायरमेंट के लिए देख रहे हों, ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पे अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस टाइम पे मार्केट में किस तरह से रिटर्न आप कमा सकते हैं, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो रिकवरी होती है ये कई बार बहुत तेज़ भी हो जाती है। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा था, डाउनफॉल भी बहुत तेज़ हुआ था मार्केट का। मार्केट ने इसी टाइम पे, ये जो मंथ चल रहा है मार्च और अप्रैल का जो ट्रांजिशन था, यहाँ पे अपना लोएस्ट बनाया था 3 अप्रैल 2020 को, और फिर रिकवरी हुई 4-5 महीने के अंदर ही रिकवरी हो गई थी कोविड के बाद। तो जितना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पैसा डाला, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी, लोग और पैसा लगाते चले गए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और एफआईआई ने दोबारा से पैसा लगाना शुरू कर दिया, जो कि हमने देखा था अभी कि एफआईआई दोबारा से पैसा लगाना शुरू कर दिए थे सेकेंड वेव खत्म होते ही। तो वो रैली हमें देखने को मिली और वो रैली हमें आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेगी। ये वॉर कब खत्म होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या सही वक्त है मार्केट में एंटर करने का? तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बाय करना चाहते हैं तो क्या क्या रीजंस है। निफ्टी जो है लगभग 12% करेक्ट हो चुकी है और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा बहुत और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो इतने करेक्शन पे अगर निफ्टी आ रखी है
तो आप इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे वैल्यूएशंस देखने को मिल जाएंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, 7,000 8,000 करोड़ रुपए डेली वो लगा रहे हैं मार्केट में। एसआईपी इनफ्लो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस वक्त। अगर हम आरएसआई की बात करें तो वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करके इस टाइम पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। वहीं पे अगर हम एक ऐसा सिनेरियो पकड़ते हैं कि जो बेयर केस का है, जहाँ पे हमें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो वो है जो सबसे बड़ा चल रहा है, ईरान यूएस इजराइल वॉर। तो इस वॉर का अभी कोई अता पता नहीं है कि कब ख़त्म होगा तो कैसे ख़त्म होगा, इस पर कोई डील होगी या कोई और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इवेंट के साथ ये वॉर ख़त्म होगा, तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर रखा है, ये कैसे ओपन होगा? क्या यहाँ पे भी कोई टैक्स देना होगा पास करने के लिए वेसल्स को? तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें डिसीजंस लेने होंगे अगर हम एक बियर मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर रेट जो है लगभग 95 के पास पहुंच गया है। ये कुछ दिनों में 95 पार भी कर जाएगा अगर यही सिचुएशंस कंटिन्यू रही हैं। तो ये एक बियर मार्केट का सिनेरियो है। क्रूड ऑयल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट का तो ये कहना है कि 200 के ऊपर चला जाएगा क्रूड ऑयल का रेट। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस होगा एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस के लिए, जैसे कि इंडिया। आइए बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स में किस तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो ये सबसे सीवियरली हिट सेक्टर है। तो यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कब तक वो डिसरप्ट रहेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एविएशन, जहाँ जहाँ फ्यूल यूज़ होता है, एविएशन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इसके अलावा क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है फर्टिलाइज़र से मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उस सेक्टर में भी बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट सीवियर से हाई है। वहीं पे अगर हम कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे एफआईआई एग्जिट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली है, वो है आईटी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन सेक्टर्स में हमें एफआईआई एग्जिट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और आगे आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलता रहेगा अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा तो। और जो सेक्टर्स इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इस वॉर का, वो है फार्मा और डिफेंस और एफएमसीजी, जहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि सिर्फ एफआईआई सेलिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट हो जाए। मार्केट अगर करेक्ट हो रही है, मार्केट में अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, अर्निंग्स भी अगर आपको बेटर नज़र आ रही हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या और इन्वेस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस गिरती हुई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज़ को आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर हम ईरान वॉर की बात करें, ये एक टेम्प्रेरी हेडविंड है, कब तक चलेगा वो नहीं पता, कितना इम्पैक्ट करेगा मार्केट को वो भी नहीं पता। जितना इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया है कि 12% का निफ्टी में करेक्शन आया है, ये क्लोज टू 15 तक पहुंच जाएगा, क्या पता उसके ऊपर भी चला जाए। तो उस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस तरह के हमको वैल्यूएशंस मार्केट में देखने को मिले। अब एसआईपीज़ अगर आप चलाते हैं तो कंटिन्यूसली उसको चलाते रहिए। अगर आप चाहते हैं उसको अमाउंट को बढ़ाना तो आप अमाउंट इंक्रीज़ कर दीजिए इस टाइम पे, या आप मल्टीपल एसआईपीज़ रन कर सकते हैं डिफरेंट डेट्स की। अगर आप इस टाइम पे लमसम लगाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। आप स्टैगर्ड वे में लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा आई बटन पे। और अगर आप सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो इस टाइम पे आपको वो सेक्टर्स अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इस वॉर का। तो इस तरह के सिनेरियो में एक सेक्टर रोटेशन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप ऐसे सेक्टर में ना फंसे रह जाएं जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली नेगेटिव हिट मिलता चला जाए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिली होगी जो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।